हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसे हम अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द नेम ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट स्टिमुलेट द थॉट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब यहाँ पे बोलने की बात यह है कि कंप्यूटर प्रोग्राम का वो नाम क्या है जो मनुष्य के विचार प्रक्रियाओं का अनुकरण या फिर जिसको सिमुलेट करता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, दोनों गलत आंसर है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पे ऑप्शन, हाँ यहाँ पे देखो ये थर्ड ऑप्शन क्या है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ह्यूमन का जो एक्चुअल में एक तरीके से हम बोलते हैं ना, हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसको एक्चुअली वो थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है। ठीक है, उस टाइप का जो सिस्टम हमारा बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो किस टाइप का सिस्टम होता है, एक्सपर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं वहाँ पे ये सारी की सारी चीजें आती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इफ द इंग्लिश फिलोसफर थॉमस हॉब्स कुड बी कॉल्ड ग्रैंडफादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, यहाँ पे बात करिए कि अगर अगर हम इंग्लिश फिलोसफर थॉमस हॉब्स की कथन मतलब ध्यान में रखें, तो वो बोलता था कि एआई का जो ग्रैंडफादर है वो कौन है, वो है हमारे थॉमस हॉबिस। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या थे, हमारे एआई के ग्रैंड फादर हुआ करते थे। तो हम फादर किसको बोलते हैं एआई का, बस ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अगर इंग्लिश दार्शनिक थॉमस हॉबस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रैंड फादर कहा जाता है, फिर इसके पिता को क्या कहा जाता है, मतलब फिर इसके पिता मतलब किसके पिता, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, एलन ट्यूरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जैसे ए एम ट्यूरिंग। ये तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलन ट्यूरिंग को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी एएलयू आर कंट्रोल्ड बाय वन कंट्रोल यूनिट इन एसआईएमडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म में पूछी जाती है, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। ठीक है, जब हम सिम्ड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो उसमें कितने अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारे वहाँ पे होते हैं, तो इसमें याद रखना कि इसमें क्या होते हैं, मोर देन वन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इसमें जब हम एक इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम फ्लिंस एक पर्सन थे, ठीक है, फ्लिंस की हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे मेनली फोर टाइप की जो है क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, एक आती है हमारे पास SIST करके, ठीक है, एक आती है हमारे पास SIMD करके, ठीक है, एक आती है हमारे पास MIST करके, और एक आती है हमारे पास MIMD करके। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, और यहाँ पे सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। तो ये हमारे पास जो चार किसकी क्लासिफिकेशन थी, फ्लिंक्स की, हमारी एक पर्सन हुआ करते थे, उनके द्वारा ये जो आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, उनको चार पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया था। तो यहाँ पे लिखा था कि जो हमारा सिम्ड हुआ करता था, जिसको हम बोलते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन होगी पर मल्टीपल डाटा स्ट्रीम होगी। अब इसका बोलने का मतलब क्या है कि हमने सिंपल इंस्ट्रक्शन लिखी A+B, है ना, A+B हमने इंस्ट्रक्शन लिखी, A+B का मतलब है कि A में मान लो इस टाइम पे 10 पड़ा है और B में कितना पड़ा है, 5 पड़ा है ना। अब सिंगल हमने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है A+B, आपको A+B करना है, पर इसके पीछे देखो कितने डाटा काम कर रहे हैं, दो डाटा काम कर रहे हैं, 10+5 ये दोनों के दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या होंगे, मल्टीपल डाटा को रिसीव करने के लिए हमारे पास मल्टीपल डाटा स्ट्रीम होगी। इसका मतलब है कि उसी टाइम पे 10 भी आएगा, उसी टाइम पे हमारे पास 5 भी आएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सिम्ड बोलते हैं, कि एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन तो सिंगल थी, तो जो डाटा को रिसीव करना था वो मल्टीपल जो है रास्तों से आ रहा है। अगर हम बेसिक लेमैन की तरीके से बोलें कि अगर मुझे दो चीज़ों को अगर प्लस करना है तो वहाँ पे मैंने दो रास्ते बना दिए हैं, ठीक है, उनको डायरेक्टली प्लस करने के लिए, उसी को बोलते हैं मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। अब यहाँ पे दो थे तो मैंने दो का एग्जांपल ले लिया, क्योंकि यहाँ पे MD लिखा है, इसका मतलब मल्टीपल, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, दो हो सकते हैं, ऐसे 2+2+2 ऐसे करके भी हो सकते हैं, 2+4+5+9 ऐसे करके भी हो सकते हैं, या फिर सिंपली हमें जैसे हमने एग्जांपल लिया 10+5, है ना। तो ये डिपेंड करते हैं हम कितना जो है डाटा स्ट्रीम रख रहे हैं, कि एक टाइम पे कितना डाटा वो ऐड होगा। ठीक है, ये सारी कैटेगरी किसके अंदर आती है, हम फ्लिंस क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, वहाँ पे ये सारी की सारी कोर कंसेप्ट आते हैं, जो हम कंप्यूटर के थोड़ा डिटेल में जब डिस्कस करते हैं ना कंप्यूटर को, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग इज यूज्ड इन, जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है वो एक्चुअल में कहाँ पे यूज की जाती है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसे ऑप्शन देखिए, नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस में यूज की जाती है, नेचुरल लैंग्वेज फोन फ्रंट एंड के लिए यूज की जाती है,
टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग सिस्टम के लिए यूज की जाती है या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। कि जो हमारे नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस है वहाँ पे भी नेचुरल लैंग्वेज यूज की जाती है। ठीक है, ये हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं ना वहाँ पे ये सारी चीजें आती हैं, नेचुरल लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, इसके अलावा री इंफॉर्मेंट लर्निंग होती है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमारी एआई के साथ इंटरलिंक होती हैं। ठीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज इन सभी के साथ ही हमारे पास जो इंटरेक्ट करने का काम करता है। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया, ठीक है, टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग सिस्टम क्या करेंगे, जैसे आप कुछ चीज़ बोलोगे अपनी लैंग्वेज में, कुछ चीज़ बोलोगे तो वो क्या करेगा, वो आपकी लैंग्वेज को समझेगा और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने इसको बोला व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, तो मैंने इसको बस अपने वॉइस में कमांड दी, तो इसने क्या किया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर ने मेरी आवाज़ को समझा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और उसने उसको क्या किया, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट कन्वर्ट कर दिया, जिससे फर्दर वो आगे उस चीज को सर्च कर सकता है ना। तो ये किसकी हेल्प से होता है, हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज की हेल्प से होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, वट एबिलिटी डज अ कंप्यूटर रिक्वायर इन ऑर्डर टू पास द स्टैंडर्ड ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक है, हमारे जो एलन ट्यूरिंग, तो मैंने बोला था फादर ऑफ एआई कौन है, हमारे एलन ट्यूरिंग है। ठीक है, तो एलन ट्यूरिंग के द्वारा, ठीक है, एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट दिया था जिसको बोलते हैं हम ट्यूरिंग टेस्ट। तो ट्यूरिंग टेस्ट को अगर हम उसे पास करना हो किसी कंप्यूटर को, तो उसको कौन सी एबिलिटी है जिसको उसको पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या, अगर हम ऑप्शन देखें, विजन हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, रीजनिंग हो गया या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास जो रीजनिंग की कैपेबिलिटी होती थी। ठीक है, अगर कोई सिस्टम है रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या है, एलन ट्यूरिंग के टेस्ट को पास कर सकता है। ठीक है, अब रीजनिंग इन द सेंस क्या होता है, जैसे जैसे हम एग्जाम, कोई भी एग्जाम देते हैं ना, वहाँ पे क्या होती है, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं जिससे हमें हमारी रीजनिंग कैपेबिलिटी हमें पता लगती है। हमें एक्चुअल में अगर हम कंप्यूटर को बोले कि यहाँ पे कोई एक इमेज है ए नाम की, इस इमेज को आपको रिप्लेस करके क्या करना है, वाई से रिप्लेस करके फिर उसको टू कर देना है या फिर कुछ भी किसी और कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो कंप्यूटर इस चीज़ को नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर मान लो कोई कंप्यूटर ऐसा करने में सक्षम हो गया, मतलब उसकी रीजनिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी, है ना, तो वो क्या कर सकता है, जिसको बोलते हैं एलन ट्यूरिंग का जो टेस्ट है उसको वो पास कर सकता है ना। तो आजकल जितने मॉडर्न कंप्यूटर हैं जो एक्चुअल में एआई बेस हैं, जो रीजनिंग वगैरह को भी सोल्व कर पा रहे हैं, वो एलन ट्यूरिंग के टेस्ट को क्या कर रहे हैं, सक्सेसफुली पास कर ले रहे हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस। अगर मुझे सिंपली वायरस से अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना होगा तो हम क्या यूज करते हैं, एंटीवायरस का यूज करते हैं ना। ये तो काफी सिंपल सा, यहाँ पे फर्स्ट हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, एंटीवायरस को भी बाईपास कर देता है। ठीक है, एंटीवायरस को, ठीक है, एंटीवायरस को क्या कर देता है, बाईपास कर देता है। बाईपास इन द सेंस कि मान लो मेरे सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल किया है, पर एक ऐसा नया वायरस आ गया जो कि वो मेरा एंटीवायरस उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, है ना, उसने क्या किया, मेरे सिस्टम को इफेक्ट कर दिया मेरे एंटीवायरस होने के बावजूद भी, है ना। तो उन सिस्टम, उन जो सॉफ्टवेयर या फिर उन जो प्रोग्राम है उनको हम क्या बोलते हैं, रेट्रो वायरसेस बोलते हैं। ठीक है, रेट्रो वायरसेस बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म्स है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसी क्योंकि इसी के साथ वो इंटरलिंक्ड था क्वेश्चन, तो हमने यहाँ उसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस इज अवेलेबल इन। ठीक है, मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस कितनी अवेलेबल, अब पूछा इनमें से सबसे ज्यादा किस में होगी, तो ऑब्वियसली हार्ड डिस्क में होगी, है ना। सीडी, फ्लॉपी, रोम और हार्ड डिस्क में तो सबसे ज्यादा जो स्टोरेज है वो किस में होती है, हमारी हार्ड डिस्क में होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क देखो यहाँ पे देखा है 10 GB, 20 GB, 40 GB, 1 TB, इसके अलावा 2 TB, वो डिपेंड करता है आपको कितनी स्पेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो हार्ड डिस्क है वो वेरी करती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द बेस नंबर ऑफ ऑक्टल सिस्टम इज, है ना। अब बेस नंबर, और एक मैंने एक और चीज आपको बताई थी, या तो इसको बेस नंबर बोलते हैं या तो इसको क्या बोलते हैं, रेडिक्स वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में बोला जाता है रेडिक्स वैल्यू, तो काफी जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेस नंबर और रेडिक्स वैल्यू का मतलब क्या होता है ना। तो बेस वैल्यू क्या होता है, अब देखो हम जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो मेनली हमने वहाँ पे नंबर सिस्टम में चार टाइप के नंबर सिस्टम पढ़े थे, है ना। तो इसको मैं थोड़ा अगर इलेबोरेट कर दूं यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ नंबर सिस्टम को हल्का सा। तो जैसे हमने नंबर सिस्टम पढ़े थे, ठीक है, यहाँ पे सिंपल मेथड एनएस नंबर सिस्टम, तो हमने पढ़े थे नंबर सिस्टम हमारे फोर टाइप्स के होते हैं, है ना। एक कौन से होते हैं हमारे पास, डेसिमल होते हैं, एक होते हैं बाइनरी, है ना, और एक आते हैं हमारे पास ऑक्टल, और एक आते हैं हमारे पास हेक्सा डेसिमल, है ना। तो बाइनरी में क्या होता है, 0 और 1 होता है। ठीक है, बाइनरी वैल्यू क्या होती है, 0 और 1 होती है। डेसिमल में क्या होती है, 0 से लेकर 9 तक वैल्यू होती है।
है ना। ऑक्टल में कितनी होती है, 0 से लेके 7 तक वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब 0 से 7 रेंज, इसका मतलब क्या है, 0 से 7 उसकी क्या है, रेंज है। अब रेंज का मतलब है कि ऑक्टल में एक 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 7 आ सकता है। मतलब टोटल इतनी वैल्यू जो ऑक्टल में आ सकती हैं। और बाइनरी में सिर्फ कितनी वैल्यू आ सकती है, या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है, ठीक है। और डेसिमल में कितनी आ सकती हैं, 0 से लेकर हमारी जैसे 1 2 3 ऐसे करके कितने तक आ सकती है, 9 तक आ सकती हैं। और जो हमारी हेक्साडेसिमल है उसमें क्या होता है, 0 से 9 तो सेम ही चलता है, पर 10 के लिए हम ए यूज करते हैं, ठीक है। और आगे करके जो हमारा एफ, जो हम किसके लिए यूज करते हैं, मेनली 15 के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एफ हम किस कौन से नंबर को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, 15 को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हमने ये चीज़ तो समझ ली कि एक्चुअल में वैल्यूज क्या होती है और इनकी रेंज कैसे डिसाइड होती है जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं। अब देखो, अब हम मुझे बोला था कि मुझे बाइनरी की रेडिक्स वैल्यू या फिर बेस वैल्यू बताओ। अब देखो, बाइनरी में कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, एक तो 0 आ सकता है और या तो 1 आ सकता है। तो बाइनरी का जो बेस वैल्यू होगा वो कितना होगा, हमारे पास 2 होगा। वैसे अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछता कि डेसिमल का बेस वैल्यू कितना होगा, अब डेसिमल में आप मुझे देख के बताओ कि कितनी वैल्यूज है यहाँ पे, 0 से लेके 9 तक 10 वैल्यूज हैं, क्योंकि अब काउंट करोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो देखो आपके पास कितनी वैल्यू बन रही है, टोटल 10 वैल्यू बन रही है। तो इसका मतलब है कि डेसिमल की जो बेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। और वैसे ही यहाँ पे ऑक्टल की पूछी थी, अब ऑक्टल की रेंज कितनी होती है, 0 से लेके 7 तक। तो 0 से लेके 7 मतलब टोटल कितने होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल 8 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब है कि उसकी रेडिक्स वैल्यू या फिर बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 8 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके जो हमारी बेस वैल्यू पूछी जाती है। अब आपको नीचे कमेंट करके मुझे हेक्साडेसिमल की बतानी है ना, क्योंकि मैंने हेक्साडेसिमल की आपको यहाँ पे रेंज बता दी है, 0 से लेके 9 और ए से लेके एफ। तो आपको 0 से लेके एफ तक की जितनी भी टोटल वैल्यूज बनती हैं उनका आपको मुझे काउंट करके, तो उसका जो टोटल होता है वो मुझे यहाँ पे नीचे बताना है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, जैसे यहाँ पे इन्होंने देखा कि ऑक्टल प्राकृतिक एक पंक्ति है 0 से 7, अर्थात इसमें 8 अंक होते हैं, है ना। तो इसको आधार लेना होता है। अब ऑक्टल में क्या हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 175 और इसका बेस में दे रखा है 8, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेस या फिर रेडिक्स वैल्यू बोलते हैं। और फॉर एग्जाम्पल आपको ये बताना है, नीचे जैसे यहाँ पे केवल लिखा होता है 179 और नीचे लिखा होता है 8, तो इस टाइम पे ये एग्जाम्पल गलत है। क्यों एग्जाम्पल गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो ऑक्टल होता है उसकी रेंज कितनी होती है, 0 से लेके 7 तक होती है, पर यहाँ पे देखो 9 यहाँ पे वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब है ये हमारी जो ऑक्टल वैल्यू है वो नहीं होती है ना। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी, जो हायर एग्जाम होते हैं वहाँ पे पूछे जाते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, पर ये कई बार स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। फिर यहाँ पे देखो वही चीज आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था, हेक्साडेसिमल नंबर कंसिस्ट ऑफ, है ना। अब आपको तो इसको तो नीचे कमेंट करके इसको आपने आंसर नहीं देखना है, आपको बस इसको नीचे कमेंट करना है और मुझे बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, हेक्साडेसिमल नंबर, क्योंकि इसको मैंने अभी ऊपर पूरे डिटेल में डिस्कस करवा दिया है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास था मेमोरी डिवाइस इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। जो हमारी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थी वहाँ पे हम किसका यूज करते थे, आईसीस का यूज करते थे, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। वैक्यूम ट्यूब हम मेनली यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन में, है ना। ट्रांजिस्टर हमने यूज किया था सेकंड में, इंटीग्रेटेड सर्किट हम यूज करते हैं थर्ड जनरेशन में, और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हम यूज करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में, है ना। इसके अलावा फिफ्थ जनरेशन का पूछा आता है तो उसको बोलते हैं यूएलएसआई, ये हम यूज करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। इसको फुल फॉर्म क्या होती है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है घुमा फिरा के, तो आपको इनको भी क्या करना है, कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द कंप्यूटर इज अ पार्ट ऑफ फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कंप्यूटर फॉर्म का एक हिस्सा होता है ना, यहाँ पे बताना है कि फॉर्म का इनमें से कौन सा हिस्सा होता है। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है ये फिजिकल भी होता है और कंसेप्चुअल होता है, ठीक है। मतलब फिजिकल का मतलब है कि ये हार्डवेयर भी होता है, फिजिकल मतलब यहाँ पे हार्डवेयर, और कंसेप्चुअल का मतलब यहाँ पे क्या है, सॉफ्टवेयर। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कंप्यूटर किस किस से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अ पॉपुलर टेक्निक फॉर फोरकास्टिंग इज, ठीक है। फोरकास्टिंग के लिए चर्चित तकनीक क्या है, तो फोरकास्टिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेग्रेशन एनालिसिस का यूज करते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने क्या करना, स्टार मार के लिख लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द थ्री डायमेंशन ऑफ सिस्टम इंटीग्रिटी डू नॉट इंक्लूड,
जो हमारे 3D हम एक मॉडल तैयार करते हैं सिस्टम इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए, उसमें कौन सी चीज़ नहीं होती है। तो देखो उसमें एक्यूरेसी भी हम चेक करते हैं, उसमें सिक्योरिटी, ऑब्वियसली सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग, तो ऑब्वियसली उसको सिक्योर भी होना पड़ेगा उस इन्वायरमेंट को। एक तो एक्यूरेट भी चाहिए, एक तो हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, उसकी अप्रोप्रिएटनेस, जो रिजल्ट आएगा वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम रिजल्ट वो जनरेट करके हमें दे दे, है ना। तो अब यहाँ पे लिखा है कि इनमें से कौन सी जो सिस्टम इंटीग्रिटी में इंक्लूड नहीं होता है, तो यहाँ पे कंप्लीटनेस इंक्लूड नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ प्रोग्राम दैट कैन कॉपी इटसेल्फ एंड इन्फेक्ट अ कंप्यूटर विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द ओनर इज कॉल्ड। ठीक है, अब ऐसा एक प्रोग्राम है जो अपने आप को कॉपी कर सकता है। अब देखो कौन सा ऐसा प्रोग्राम है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस करवाया था कि वायरसेस, या फिर अब यहाँ पे वायरस लिखा है, अगर वहां पे लिखा होता वॉम, है ना, तो वहां पे वॉम राइट आंसर होता, पर यहाँ पे लिखा था सिंपल, यहाँ पे वॉम ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरस, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कि वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो अपने आप को कॉपी करता है, और विदाउट फाइल, मतलब कंप्यूटर की परमिशन के बिना अपने आप को कॉपी करता है, और कंप्यूटर को क्या करने का काम करता है, इफेक्ट करने का काम करता है वो। नेक्स्ट आता है हमारे पास, द कंपोनेंट दैट यूजेस बैटरी पावर टू स्टोर द कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज। हम, ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी बैटरी पावर होती है जो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन होती है। अब कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस कि जो मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, वो क्या है, हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया जैसे मेरे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब सिस्टम इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कि मेरे पास कौन सी विंडोज़ इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में, ठीक है, मेरे कौन से जो उसमें रैम है वो कौन सी डली है, ठीक है, उसमें जो रोम है वो कौन सा है, उसमें जो हार्ड डिस्क डली है या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव डली है ना, इसमें कौन कौन से ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल हैं, ठीक है, उसमें जो टाइमिंग चलती है, ठीक है, टाइम एक्चुअली में जब हम जैसे सिस्टम ऑन करते हैं तो हमें करंट का जो टाइम दिखता है वो भी किसकी हेल्प से दिखता है, क्योंकि वो सीमोस बैटरी उसको मेंटेन करके रख रही होती है, ठीक है। तो बस वही चीज़ पूछी थी कि एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो बैटरी पावर के ऊपर काम करता है, ठीक है, और वो क्या है, स्टोर करता है हमारी कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन, हमारे सिस्टम की, उसको स्टोर करने का काम करता है। तो वो कौन से होता है, सीमोस हमारा होता है, ठीक है। अब सीमोस की फुल फॉर्म आपको बतानी है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि एग्जाम में पूछी गई है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, ठीक है। कि यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, पर आपको बस जो मैं बोल रहा हूँ आपको बस उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछी गई चीजें हैं, तभी मैं आपको इसको लिखने के लिए यहाँ पे फोर्स कर रहा हूँ। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ बताना है कि कौन सी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो अगर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो वैक्यूम ट्यूब तो होता था, मैग्नेटिक ड्रम भी हुआ करते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, पंच कार्ड भी हुआ करते थे, पर इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं हुआ करते थे, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन से स्टार्ट हो गया, हमारे थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, याद करके लिख लेनी है। अब देखो फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग हमारे कितने क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक तो वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, सेकंड वहाँ पे जो मेमोरीज हम यूज करते थे वो किस टाइप की मेमोरीज हुआ करती थी, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी हुआ करती थी। थर्ड हमें वहाँ पे लग गया पता कि जो भी हम प्रोग्राम वगैरह लिखते थे उस टाइम पे, तो वो किसकी हेल्प से लिखते थे, या फिर किसके ऊपर लिखते थे, हम पंच कार्ड के ऊपर लिखते थे, है ना। तो ये देखो एक क्वेश्चन के बाद कितने क्वेश्चन हमारे यहाँ पे इंटरलिंक हो जाते हैं। फ्रेंड्स आ गया हमारे पास, द पर्सन क्रेडिटेड विद डिजाइनिंग द हार्वर्ड मार्क वन कंप्यूटर, है ना। अब यहाँ पे लिखा है जो हमारे पास हार्वर्ड का मार्क वन कंप्यूटर था, ये किसने बनाया था, ठीक है, ये हार्वर्ड एकिन ने ही बनाया था। इस पर्सन का, इन पर्सन का नाम भी क्या था, हार्वर्ड एकिन करके इनका नाम था, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया था, हार्वर्ड मार्क वन कंप्यूटर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे एंटासॉफ्ट थे, इन्होंने क्या बनाया था, एबीसी एक नाम कंप्यूटर हुआ करता था, ठीक है, एंटासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, तो वो एंटासॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था। ई कार्ट और जो हमारे जॉन मैकली थे, इन दोनों ने कंबाइन मिलकर कौन सा कंप्यूटर बनाया था, इन्होंने कौन सा बनाया था, जो हम पढ़ते हैं एनियाक बनाया था, और दूसरा कौन सा बनाया था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यूनिवैक। ये दोनों के दोनों इन्होंने क्या बनाए थे, ठीक है। और कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट जो हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्चुअल में जो काफ़ी ज़्यादा बिका था, ठीक है, सिंपली बोलते हैं ना कि जो काफ़ी जैसे मान लो कि कहीं नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, एक तो प्रोडक्ट वो होता है कि जो सिर्फ कंपनी के लिए है, और एक प्रोडक्ट वो होता है कि वो लोगों को भी हम आगे दे सकते हैं। तो जो फर्स्ट जो
कंप्यूटर जो ह्यूज अमाउंट में बेचा गया था वो कौन सा था हमारा, यूनिवैक था, यूनिवैक 1। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ही पूछी जाती है हमारे पास, आपको क्या करना है, इसकी मुझे फुल फॉर्म नीचे कमेंट करके बतानी है। ठीक है, वैसे इसकी फुल फॉर्म आती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, जिनको नहीं पता उनको क्या करना है, इसको नोट करके लिख लेना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच कंप्यूटर प्रायनियर वाज आल्सो अ रियर एडमिरल ऑफ यूएस नेवी। ठीक है, अब बताना है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर में, ऑब्वियसली एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कंप्यूटर में तो अपनी कंट्रीब्यूशन करी ही करी। ठीक है, पर साथ ही साथ वो क्या थे, यूएस नेवी में एडमिरल भी रह चुके हैं। ठीक है, तो वो कौन थे हमारे, ग्रेस हुपर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेस हुपर। ठीक है, इनको आपको क्या करना है, याद करके लिख लेना है। ठीक है, और ये क्या थे, ग्रेस हुपर ने क्या किया था, 1906 से 1992 में कंप्यूटर के इतिहास में पहले प्रोग्रामर में से एक थे। ठीक है, स्टार्टिंग में जो, जैसे मैंने पढ़ा था कि स्टार्टिंग जो फर्स्ट प्रोग्रामर कौन था, अगस्ता। ठीक है, अगस्ता लवलेस करके नाम हुआ करता था एक लेडीज का, जो किसकी थी, चार्ल्स बेबेज की स्टूडेंट थी। वो क्या थी, फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर या फिर फर्स्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड वो थी। ठीक है, अगस्ता लव लेस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सीडी रोम वाज डेवलप्ड बाय, जो हमारा सीडी रोम है वो उसको किसने डेवलप किया है ना। तो सीडी रोम आपको याद रखना है, जो हमारी सोनी कंपनी आती है ना, जिसके आजकल टीवी हो गया या फिर इसके आजकल मोबाइल हो गया, तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर हैं ये सारी चीजें। सोनी के कैमरास काफी पॉपुलर हैं, है ना, तो ये सारी चीजें हैं। तो जो स्टार्टिंग में सीडी रोम जो बना था वो भी सोनी कंपनी के द्वारा ही बनाया गया था, है ना। तो ये चीजें काफी क्या इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करके लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इंटेल 80386 वाज डेवलप्ड बाय। ठीक है, अब देखो इंटेल जो ये बनाया गया था 80386, ये किसके द्वारा बनाया गया था वो पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंटेल के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे आईबीएम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इंटेल बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। इंटेल का 386, और इसका जो मूल नाम था 80386। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया था, आईबीएम के द्वारा बनाया गया था। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती थी, आपको ये बतानी है नीचे, आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और हिस्ट्री में जो आईबीएम है इसका पुराना नाम क्या था, हुआ करता था टैबुलेटिंग। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, टैबुलेटिंग। ठीक है, टैबुलेटिंग कंपनी करके इसका नाम हुआ करता था। और टैबुलेटिंग कंपनी को किसने बनाया था, ये आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है, क्योंकि जो टैबुलेटिंग कंपनी थी इसी का नाम बाद में चलकर क्या रख दिया गया था, आईबीएम रख दिया गया था। और टैबुलेटिंग कंपनी एक्चुअल में जिस पर्सन ने बनाई है वो पर्सन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उसी पर्सन के द्वारा ही, जब हम बोलते हैं ना कि कंप्यूटर में पंच्ड कार्ड किसने बनाए थे, तो वो उन उसका श्रेय उस पर्सन को मतलब उस पर्सन को जाता है। तो आपको मेनली वो मुझे पर्सन का नाम बताना है, क्योंकि आपको ये चीजें सर्च करोगे तो आपको ये चीजें याद ज्यादा रहेंगी, क्योंकि मैं तो बता दूंगा, मेरा तो फर्ज है चलो बताना, पर अगर आप खुद ही इस चीज को सर्च करोगे ना कि कौन से ऐसे पर्सन थे जिन्होंने पंच्ड कार्ड जो कंप्यूटर में यूज किए जाते थे वो बनाया था। ठीक है, और उन्हीं के द्वारा एक कंपनी बनाई गई थी, टेबुलेटिंग कॉर्पोरेशन कंपनी करके, जिसका बाद में नाम क्या पड़ गया था, आईबीएम उसका नाम बाद में पड़ गया था। ठीक है, आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, कॉपी में आपको नोट्स बना के रख लेनी है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, और ये हमारा इंटेल का 386 था, ये कितने बिट का हुआ करता था, 32 बिट का हुआ करता था। इससे पहले जो फर्स्ट लॉन्च किया गया था वो क्या था, इंटेल का। पूछा जाता है ये भी कि जो हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा था, इंटेल का 4004। और ये कितने बिट का हुआ करता था, 4 बिट का। इसके अलावा जो हमारे पास इंटेल का एक और आया था 8008 करके, ये कितने बिट का हुआ करता था, हमारा 8 बिट का हुआ करता था, है ना। इसके अलावा जो हमारे पास अभी हमने पढ़ा, ठीक है, इंटेल का एक और लॉन्च हुआ था 86 करके। ठीक है, ये हमारा कितना हुआ करता था, मेनली 16 बिट का हुआ करता था, है ना। इसके अलावा जो हम अभी रिसेंटली पढ़ रहे हैं इंटेल का, जो हमारे पास जैसे हम पढ़ रहे हैं इंटेल का 386 पढ़ रहे हैं, अब ये देखो, या फिर इसको सिंपल i386 बोल लो, तो ये कितने का होता था हमारे पास, 32 बिट का हुआ करता था। तो ऐसे करके पूरी की पूरी जो हमारी हिस्ट्री है वो भी साथ में यहाँ पे कवर होती है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द फर्स्ट फुली ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो फर्स्ट फुली ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर वो कौन सा था हमारा, ट्रेडिक करके हुआ करता था। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर डिजिटल कंप्यूटर या फिर ट्रांजिस्टराइज्ड एयरबोर्न डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया एग्जाम में अभी रिसेंटली।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास CCD स्टैंड फॉर, ठीक है। CCD की फुल फॉर्म पूछी है। CCD को हम क्या बोलते हैं? चार्ज्ड कपल डिवाइस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं चार्ज्ड कपल डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। CCD स्टैंड फॉर चार्ज्ड कपल, ठीक है, यहाँ पे कपल्ड कर लेना, ठीक है। कपल या कपल्ड एक ही बात है, पर मेनली इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? चार्ज्ड कपल डिवाइस। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। और किसी को पता नहीं है ना कि CCD एक्चुअल में काम क्या करता है, तो यहाँ पे ये पढ़ लो थोड़ी सी कि जो हमारा CCD होता है ये डिजिटल कैमरा और जो हमारे वीडियो कैमरे होते हैं उनमें ये यूज किया जाता है। मेनली एक्चुअल में ये होता है कि एक टाइप का सेंसर होता है, ठीक है, जो किसी भी मूविंग जो इमेज है उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। बस ये काम होता है इसका, CCD का या फिर चार्ज कपल डिवाइस का। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास द P इन द डिस्प्ले रेजोल्यूशन। हम देखते हैं ना 180p, 720p, 560, 576p, 480p। तो जो P होता है इसका मतलब क्या आता है? ठीक है, P का मतलब क्या आता है हमारे पास? प्रोग्रेसिव स्कैन, ठीक है। अगर हम YouTube भी ओपन करते हैं तो वहां पे आता है ना 108p पे, आपको देखना है, ठीक है। वहां पे PX लिखा होता है पिक्सल करके। पर अगर नॉर्मली हम देखें 108p करके या फिर 720p करके जो लिखा होता है उसका मतलब होता है कि प्रोग्रेसिव स्कैन, ठीक है। तो उसका ये काफी, क्योंकि बेसिक चीज है और ये आपको सभी को आनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डिस्प्ले रेजोल्यूशन ऑफ 1920 इंटू 1080 पिक्सल इज कॉल्ड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? फुल हाई डेफिनेशन, ठीक है, FHD इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हम यूट्यूब पे देखते हैं ना 1920 इंटू 1080, तो वहाँ पे आजकल आता है FHD करके, कि अगर आपको वीडियो देखनी है HD में या फिर FHD में, तो अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो मतलब आपकी जो वीडियो है वो इतने रेजोल्यूशन पे चल रही होती है उस टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास HD की फुल फॉर्म क्या होती है? हाई डेफिनेशन। FHD की मैंने बता दिया अभी, फुल हाई डेफिनेशन, ठीक है। और इसके जो सब नया चलता है आजकल, ठीक है, क्वाड करके, क्वाड HD करके है ना, वो कितना होता है? 2560 से लेके 1440 तक, ठीक है। कई बार ये चीजें पूछी जाती हैं कि जो आपका क्वाड HD होता है उसमें जो उसका पिक्सल रेशियो या फिर उसका साइज कितना होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए 2560 से लेकर 1440 इतना होता है, ठीक है। क्योंकि बेसिक चीजें अगर HD का पूछ लें तो 1280 से लेकर 700 भी, क्योंकि आप ये सारी चीजें क्या करते हैं? डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। कोई एग्जामिनर है जिसको अगर आपको डे टू डे लाइफ उसको चेक करें तो आप बस आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो पूछेगा। फिर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। द फिल इन द ब्लैंक हेल्प्स टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन एंड द पॉइंट एट अ स्पेसिफिक आइकन, ठीक है। तो अब देखो कौन सा ऐसा डिवाइस जिसकी हेल्प से आप कर्सर को मतलब वो करते हो, यू मतलब कर्सर को पॉइंट आउट करते हो या फिर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके जाते हो? ऑब्वियसली माउस है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब माउस का इन्वेंटर कौन था? डगलस था, ठीक है। ये भी काफी बार पूछा गया है कि डगलस एंगल बर्थ करके ऐसे नाम है इन पर्सन का, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना इसको। तो डगलस एंगल्स बर्थ करके जो पर्सन थे इन्होंने माउस का इन्वेंट किया था, और मेनली कब किया था? ये 1970 के आसपास किया गया था इसका इन्वेंशन, है ना। तो बस ये जो दो चीजें हैं मतलब माउस के रिगार्डिंग वो इंपॉर्टेंट है। अब माउस की केवल पूछे जाते हैं कि माउस में मेनली कितने बटन होते हैं, तो 3 बटन होते हैं। एक लेफ्ट आता है, एक राइट आता है और एक आता है स्क्रोल, ठीक है। तो ये 3 मेनली बटन होते हैं और इसके कुछ फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे जब आगे कुछ माउस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे मैं इनको डिटेल में डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कुछ भी डाउट है, क्वेरी होती है, मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो। जैसे एक स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था कि उन उसको JYT एग्जाम है उसके रिगार्डिंग उसको कुछ पूछना है, तो मैंने उसको बोला था कि सिंपली मुझे या तो मेल कर दो या फिर अपना जो नंबर है उसको नीचे पिन कर दिया करो। तो जो भी हेल्प है मैं आपकी, वो जितनी मेरे से हेल्प हो सकती है मैं आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे बैठा ही हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई भी डाउट है कुछ होता है आप नीचे मुझे कमेंट कर दिया करो।